Good morning, Bacho. So today we will be discussing about the second chapter, and now it will be taking much more time. And the second chapter is units and measurement. Okay, physical world and unit and measurement was the unit, and the chapter is units and measurement. Now the first question arises to our mind: why this measurement is required? ये measurement की जरूरत ही क्यों पड़ी? Clear? तब फिर उसके बाद measurement आएगा, तभी हम units के बारे में बात करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल क्लास 9th में एच.सी. वर्मा की बुक में एक उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसे डिफाइन करा है. उन्होंने कहा कि अगर हम यहाँ पे पानी रखें तो क्या कहेंगे? चुल्लू भर पानी. कितना पानी? देयर इज नो मेजरमेंट ऑफ दैट बिकॉज समवन्स हैंड आर बिगर, समवन हैंड्स आर स्मॉलर. तो किसी का ये जो चुल्लू है ये ज़्यादा बड़ा बनेगा और किसी का जो चुल्लू है वो छोटा बनेगा, है ना. सो इसलिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हमें होती है कि हम उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बता सकें. जैसे फॉर एग्जांपल पुराने टाइम में क्या होता होगा, एक बड़ा सा हाथी, एक आपका छोटी सी बकरी. तो हम क्या कहेंगे? ये हाथी इस बकरी से बहुत बड़ा है. कितना बड़ा? ठीक है. मेरे घर का आंगन तुम्हारे घर के आंगन से बड़ा है. कितना बड़ा? ठीक है. ये स्कूल या कॉलेज से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा? तो वो मेज़र करने के लिए, उसके लिए अगर आप कंपैरिजन करोगे तो उसके लिए एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए था, वरना हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अंदाजन ये बता सकते थे कि कितना टाइम्स बड़ा है. तो उसको परफेक्टली मेज़र करके हम ये बता सकते थे, अच्छा ये इतना है, ये इतना है, तो दोनों में इतना डिफरेंस आ रहा है. इसीलिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी. ठीक हो गया. अब जब हम मेज़र करेंगे उसे, तो मेजरमेंट किस में करेंगे? ऑब्वियसली फिर हमें यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी. हम किसी न किसी एक स्पेसिफिक टर्म में उसे डिफाइन करेंगे. लेंथ को अलग, करंट को अलग, मास को अलग. तो सबके लिए एक अलग अलग टर्म्स डिफाइन होगा. लेकिन सबसे पहले जब हम आगे बढ़े उससे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं? ठीक है. फिजिकल वर्ल्ड है. ठीक है. फिजिकल वर्ल्ड का मतलब ये आपका भौतिक संसार. इसमें देखिए जितनी भी चीजें गवर्न कर रही हैं, हु आर गवर्निंग दैट थिंग्स. ये जो लॉज हैं ये कौन बना रहा है? नेचर, यानी कि यूनिवर्स. मैं और आप तो बना नहीं रहे हैं. इसमें कोई भी अगर हम बात करें, जो जितने भी साइंटिस्ट है, चाहे वो आइंस्टीन हो, चाहे वो न्यूटन है, उन्होंने जो भी थ्योरी पढ़ाई नेचर के हिसाब से, अगर कल की डेट में वो कोई नया हमें चीज़ दिखती है और उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उनकी थ्योरी फेल हो जाएगी और कोई नई थ्योरी आपकी आ जाएगी. तो ये आपका कंटिन्यूस प्रोसेस है. ये नहीं है कि किसी ने बना दिया सो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट. हो सकता है कहीं हद तक रहे, जिंदगी भर रहे, लेकिन ये जरूरी नहीं है. अगर कल की डेट में कोई उसका पॉइंट ऑफ व्यू नया हो, कोई नई चीज़ देखे, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और प्रूफ कर दे, और वो नई चीज़ आपकी सिलेबस में एंटर हो जाएगी. टाइम लगता है लेकिन हो जाएगा. मतलब कुछ जगह हो जाएगा. ऐसा नहीं आप कहें सर सब चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. लेकिन अगर कोई पुरानी थ्योरी को डिस्कार्ड करता है तो नई थ्योरी आपकी इवॉल्व हो जाती है. क्लियर? सो नाउ व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? These are the properties, physical properties, जिसको हम क्वांटिफाइड कर पाए. क्वांटिफाइड का मतलब क्या है? क्वांटिटी मेजर कर पाए. क्वांटिटी मेजर क्यों करना है मैंने अभी आपको बताया. जिनकी हम क्वांटिटी मेजर कर पाए, या फिर हम ये कह सकते हैं जिनका हम मेजरमेंट कर पाए. क्वांटिटी ले पाए या फिर मेजरमेंट कर पाए, बात तो बराबर ही है. तो आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड, दैट इज बी मेजर्ड. जिसको हम मेजर कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. लाइक मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, बहुत सारे हो सकते हैं. इवन इतने ज्यादा होंगे कि हम उसको काउंट भी नहीं करेंगे. मतलब अभी नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा है, कितना करते रहेंगे. तो इसलिए मैंने लास्ट में एटसेट्रा लिख दिया. इज इट क्लियर? सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट्स की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. देखो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होंगी तो उनके अलग अलग अगर नाम है, फिजिकल क्वांटिटी अगर अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन्हें स्पेसिफाई भी अलग करेगा. और अगर एक घर में 5 बच्चे हैं तो सबका नाम सेम तो हो नहीं सकता, है ना. राजू, अमित, अलग अलग नाम होंगे, ऐसा तो होगा नहीं. राजू 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 राजू, ऐसा तो होगा नहीं. ऐसे ही अगर फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हैं तो जो उनकी यूनिट है, उसका जो मेजरमेंट है वो भी अलग अलग होगा. इसीलिए हमें यूनिट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट पड़ी. ऐसा यूनिट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर सब लोग अलग अलग यूनिट बनाने लगे, हर गांव, हर मोहल्ला, हर देश अगर अलग अलग यूनिट बनाने लगा, सो देयर विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई. उन्होंने कहा अच्छा ये मीटर, ऑल ओवर वर्ल्ड इट विल बी नोन एज मीटर, और उसको फिर उन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड करा
और ऐसा यूनिट जो है वो मैं आगे बताऊंगा, वो MKS यूनिट्स का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। MKS क्या है ये भी हम बाद में बात करेंगे। सो बेसिकली अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही हैं, दीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे ऊपर आप हेडिंग लिख सकते हैं फंडामेंटल quantities. Now what is fundamental quantities? Those quantities which cannot be further divided, जिनसे छोटा कुछ ना हो, जिनको दूसरे क्वांटिटीज या यूनिट्स के फॉर्म में हम एक्सप्लेन ना कर पाए, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उनकी जो यूनिट्स होंगी उनको भी हम कुछ बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स लिखा होगा कुछ बुक्स में, लेकिन सीधे सीधे आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज समझना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों? Those quantities which cannot be further divided, which cannot be explained in the terms of other units are known as fundamental. सबसे बेसिक, जो हमारा मकान बना है वो ईंटों से बना है, तो ईंट इज अ बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ह्यूमंस के लिए भी होता है कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, बिल्कुल वैसे ही। तो व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? ठीक है, सो देर आर 7 प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। में ध्यान से सुनना, देर आर 7 प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। मास आप सब जानते हैं, मास का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल M से होगा और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ L से रिप्रेजेंट होगा, किस में मेजर करते हैं? मीटर में। टाइम T से रिप्रेजेंट करते हैं, किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। टेम्परेचर K से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को भी मैं T से रिप्रेजेंट करता है, तो टाइम और टेम्परेचर दोनों एक हो जाते हैं, इसलिए इसको K से मेजर करते हैं, केल्विन, बिकॉज केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑल्सो, तो K। इलेक्ट्रिक करंट सब जानते हैं, एम्पियर, ठीक है, तो A। इनको यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं, इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ज़्यादा यूज़ आपका होगा केमिस्ट्री में, जहाँ पे आप बोलेंगे अच्छा कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वहाँ पे मोलर कंसेप्ट जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था, मोल और इन सब चीज़ों के बारे में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जब हम मेजर करेंगे, किस में मेजर करेंगे? मोल, MOL, पूरा नाम, सिंबल क्या है यूनिट का? यूनिट का सिंबल MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक और आ रहा है, ल्यूमिनस इन्वर्टर तो आपने सुने होंगे, ऐड भी देखा होगा। ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ी होंगी, ये आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है लाइट की इंटेंसिटी, किस में मेजर होता है? कैंडेला में। कैसे? आप इसका सिंबल बताते हैं CD में, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब लाइट, इंटेंसिटी का मतलब है कितना ज़्यादा इंटेंस है लाइट, एक गिवन एरिया में कितनी ज़्यादा आपकी लाइट रेस पड़ रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? कैंडेला। ठीक हो गया। तो हमने बात करी मेजरमेंट क्यों जरूरी है, हमने ये बात करी ऐसा यूनिट क्यों बनाई गई, हमने ये बात करी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है जो आपके सामने दिख रही हैं। तो इसको पॉज करिए और लिख लीजिए, व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फटाफट लिखो। अब देखिए, जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी पढ़ी, प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, उसके अलावा देर आर सम मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमारी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सो देर आर 2 मोर सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक है आपका प्लेन एंगल, एक है आपका सॉलिड एंगल। नाउ व्हाट इज अ प्लेन एंगल? पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट होती है रेडियन। तो प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लेन एंगल होता है एक सर्किल में यहाँ पे 2 रेडियाई के द्वारा एक जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। यानी कि ये आपका 2D में हो रहा है, ये सरफेस में हो रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय 2 रेडियाइज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज प्लेन एंगल। इसको आप थीटा कह सकते हो, ठीक हो गया। इसको तो आप रेडियस बोलते हो और इसको आप क्या बोलते थे? आर्क। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला होता था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल क्या है? थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपके सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, इसमें कोई भी फंडामेंटल प्राइमरी क्वांटिटीज नहीं आनी चाहिए, यानी कि मास, लेंथ, टाइम, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। तो देखो, लेंथ मीटर में होगी, रेडियस भी तो मीटर में होगा, तो ये कैंसिल हो गए। तो कोई भी प्राइमरी जो 7 क्वांटिटीज हैं वो इनमें नहीं आएंगी। जब नहीं आ रही थी इसीलिए तो हमने नया बनाया। तो इसका फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू L अपॉन आर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक सर्किल में जब रेडियस
जो एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर पे, दो रेडियस मान लो या फिर एक मान लो कि इसको मैं आगे ले गया तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसी को हमने प्लेन एंगल बोला, यानी कि ये आपका प्लेन सरफेस के लिए है, 2D में है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ये हो गया। दूसरा है आपका सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की बात करते हैं, याद रखना इसमें कोई भी प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं आनी चाहिए, तो आप पहले ये लिखना, उसके बाद ये पूरा लिख लेना, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, सॉलिड एंगल, स्टेडियन, SR। अब ये सॉलिड एंगल कहाँ से आया? आज तक तो सर हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, थीटा तो हमने बहुत बहुत पढ़ा था। अच्छा, जो थीटा पढ़ा था दैट वाज नॉट द SI यूनिट ऑफ एंगल। SI यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। और सॉलिड एंगल होता है अगर आपका कोई स्फीयर है उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। तो याद रखो, स्फीयर ऐसा नहीं होता जैसा सर्किल होता है, तो स्फीयर में आपको कुछ ऐसा एंगल दिखेगा, यानी कि अगर आप स्फीयर में एक ऊपर से सर्किल बनाओ, चारों तरफ से उसके सेंटर की तरफ को लाइन ले जाओ, तो आपको क्या मिलेगा? बाहर निकाल के दिखाओ, बाहर निकाल के आपको जो दिखेगा वो कुछ ये होगा, यही होगा, ऐसा होगा ना, ये कोन टाइप का आ जाएगा जैसा आपका आइसक्रीम का कोन होता है। तो अगर इस पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल सबटेंड हो रहा है, ये सीधा एंगल नहीं, स्ट्रेट प्लेन में नहीं फॉर्म हो रहा है, ये सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये चारों तरफ को है। दिस इज नॉट अ 2D फिगर, दिस इज अ 2D फिगर, दिस इज अ 3D फिगर। इज इट क्लियर? सबको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये जो सर्कुलर दिख रहा है, ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है, अच्छा अब देखो इसमें कोई भी प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए, तो सॉलिड एंगल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये मैंने बनाया, ये जो सामने है ये क्या है? ये तो रेडियस ही रहेगा, चाहे स्फीयर से हमने निकाल दिया तो कोन निकल गया, ये O आ गया, लेकिन ये देखो अब ये कुछ एरिया सबटेंड कर रहा है A, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता ओमेगा इज इक्वल टू A अपॉन R। यहाँ तो हमने यही करा था, जो सामने आ रहा था और इधर आ रहा था उसको लिख दिया था। क्यों नहीं लिख सकता? एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो आपका मीटर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कोई ऐसा यूनिट नहीं आनी चाहिए, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू एरिया जो सामने आ रहा है अपॉन R स्क्वायर। ये देखो, ये इसके सामने एरिया आ रहा है, अंदर जो एंगल सबटेंड हुआ होगा उसके सामने ये एरिया आएगा जो यहाँ पे होगा, और ये इसका रेडियस होगा, ये वाला, ये है ना, दिख रहा है सबको? ये रेडियस, ये इसके सामने एरिया, यहाँ पे मैं बंद कर दूं एरिया, और अंदर जो ये सर्कुलर फॉर्म हो रहा है वो आपका क्या है? एंगल। तो ओमेगा इज इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर। अब देखो एरिया की ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गई, तो कोई भी प्राइमरी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आई। तो अब लिखेंगे कैसे? प्लेन एंगल ऐसा यूनिट इज रेडियन, इट्स फॉर्मूला इज एंगल इक्वल टू R अपॉन रेडियस और थीटा इक्वल टू L अपॉन R। फिगर बना लेंगे, फिर लिखेंगे सॉलिड एंगल स्टेडियन SR, फिर उसके बाद ये फिगर फॉर्म कर लेना, ओमेगा इक्वल टू A अपॉन R स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है आपको इन दोनों में। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, हमने ये खत्म करा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी कुछ और भी बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने देखा अभी तक, मतलब यूनिट्स में तो हमने बहुत कुछ देखा। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप के सिस्टम होते हैं? पहले होता है, एक तो होता है CGS, फिर होता है FPS, फिर होता है MKS, और फिर होता है SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जब CGS हम बात करें, इसका मतलब ये है जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक सिस्टम फॉलो अप होना चाहिए। डेरिवेशन में तो जरूरत नहीं पड़ती, बेसिकली आपको न्यूमेरिकल में ही पड़ेगी। CGS का मतलब ये C क्या है? सेंटीमीटर, G क्या है? ग्राम, ये क्या है? सेकेंड। यहाँ पे ये है फुट, ये है पाउंड, ये है सेकेंड। तो ये वाला आपका लेंथ को मेजर कर रहा है, ये वाला आपका मास को मेजर कर रहा है, ये वाला आपका टाइम को मेजर कर रहा है। देखो अब सब जगह यही होगा, लेंथ, फुट, मास, पाउंड, सेकेंड, टाइम। ये क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, लेंथ, मास, टाइम, तो ये सारे वही हैं। तो अब जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है तो नहीं है कि यहाँ पे आप लेंथ तो मीटर में ले रहे हो लेकिन मास आप पाउंड में या ग्राम में ले रहे हो, और टाइम फिर सेकंड में ले रहे हो। सेकंड सब में सेम है लेकिन बाकी क्वांटिटीज अलग अलग हैं, तो आपको एक सिस्टम फॉलो अप करना होता है, या तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, या फुट पाउंड सेकंड, या मीटर किलोग्राम सेकंड। अच्छा, मीटर किलोग्राम सेकंड का ही एक्सटेंडेड फॉर्म आपका ऐसा यूनिट्स होता है। एक्सटेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है? उतना बड़ा ना लिख के उसको एक छोटा सा नाम दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं,
फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर इसकी ऐसा यूनिट याद करो तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते थे, और इसी ऐसा यूनिट को हम क्या लिखते थे? न्यूटन। न्यूटन 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 ओके। सो न्यूटन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन। ये क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये एम के इसका ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, इसको भी ऐसा ही बोलते हैं वैसे, या फिर आप उसको क्या लिख दीजिए? न्यूटन। इज इट क्लियर? सो टुमारो वी विल बी गोइंग फॉर डायमेंशनल एनालिसिस। कल से हम ये शुरू करेंगे। ये नोट्स आपको कॉपी में लिखने हैं, आप खुद नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। जो मैंने लिखा है बस उसी को आप देख लीजिए, या फिर आप बुक से भी हेल्प लेके कुछ और एड ऑन करना चाहें, सो इट्स योर ओन विश। ओके, थैंक यू।